द पावर ऑफ हैबिट, चार्ल्स डुहिग। इस बुक में आप सबसे सफल इंसानों और कंपनियों की उन हैबिट्स के बारे में जानेंगे जिसने उन्हें सक्सेसफुल बनाया। आप अपनी हैबिट्स के पीछे अपने ब्रेन के फंक्शन के बारे में जानेंगे। आप सीखेंगे कि क्यों उन्हें छोड़ना मुश्किल होता है और आप उन्हें कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपनी हैबिट्स को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो इस समय ये बुक को पढ़ना आपके लिए सबसे अच्छा होगा। भूमिका। आज सुबह जब आप नींद से जगे, आपने सबसे पहले क्या किया? लपक कर शावर के नीचे चले गए, ईमेल चेक किया या किचन काउंटर से एक डोनट उठा लिया? आपने नहाने से पहले दांतों को ब्रश किया या बाद में? काम पर किस रास्ते से ड्राइव करते हुए गए? जब आप घर लौटे तब क्या आपने स्नीकर्स पहना और दौड़ने निकल पड़े, या आपने केवल अपने लिए एक ड्रिंक गिलास में डाला और टीवी के सामने डिनर के लिए बैठ गए? विलियम जेम्स ने 1892 में लिखा था, हमारा पूरा जीवन जब तक ये एक निश्चित आकार में है आदतों का पुंज है। हर दिन किए गए चुनावों में हमें सोच समझ कर लिए गए निर्णयों के परिणाम लग सकते हैं, पर वे हैं नहीं, वे आदतें हैं। और हालांकि हर आदत का अपने आप में कुछ मायने नहीं होता। समय के साथ हम किस खाने का ऑर्डर देते हैं, बचत करते हैं या खर्च करते हैं, कितने अक्सर कसरत करते हैं और जिस तरह हम अपनी सोचों और काम की रूटीन को संवारते हैं, इनका हमारे स्वास्थ्य, प्रोडक्टिविटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्रसन्नता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। 2006 में प्रकाशित किए गए ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर के पेपर ने पाया कि लोगों द्वारा किए गए 40% कार्य वास्तव में निर्णय नहीं थे, बल्कि आदतें थीं। अरस्तु से लेकर ओपरा तक अनगिनत औरों की तरह जेम्स ने अपना अधिकांश जीवन ये समझने में बिता दिया कि आखिर आदतें होती क्यों हैं, परंतु केवल विगत 2 दशकों में वैज्ञानिकों और मार्केटरों और ने वास्तव में ये समझना शुरू किया है कि आदतें कैसे काम करती हैं, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कि ये बदलती कैसे हैं। किसी समय बिंदु पर हम सभी ने सोच समझकर निश्चय किया था कि कितना खाना खाएं, या जब हम ऑफिस पहुंचे तो फोकस कैसे करें, कितनी बार कोल्ड ड्रिंक लें और दौड़ने कब जाएं। तब हमने चुनाव करना बंद कर दिया और व्यवहार सहज हो गया। यह हमारी न्यूरोलॉजी का स्वाभाविक परिणाम है, और इसे समझते हुए कि ये कैसे होता है, आप जिसे पसंद करते हैं उन पैटर्न्स को फिर से बना सकते हैं। आदत का फंदा, आदतें कैसे काम करती हैं। जिस बिल्डिंग में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के ब्रेन और कॉग्निटिव साइंसेज का विभाग है, उसमें लेबोरेटरीज भी हैं जो यूं ही ताकने वालों को सर्जिकल थिएटर्स के गुड़िया घर संस्करण दिखाई दे सकते हैं। उसमें रोबोटिक बाहों से लगी हैं, चौथाई इंच से भी छोटे छोटे स्केलपेल्स, ड्रिल्स, नन्ही आरियां हैं, ऑपरेटिंग टेबल्स भी छोटे छोटे हैं, जैसे बच्चों के साइज के सर्जन्स के लिए बनाए गए हों। इन लेबोरेटरीज के अंदर बेहोश किए गए चूहों की खोपड़ियाँ काटते हैं और उनके अंदर नन्हे सेंसर्स इम्प्लांट करते हैं, जो उनके दिमागों के अंदर छोटे से छोटे बदलावों को रिपोर्ट करती है। ये लेबोरेटरीज आदत बनाने के विज्ञान में नीरव क्रांति का एपिसेंटर बन गई हैं, और उनमें किए जाने वाले प्रयोग इसकी व्याख्या करते हैं कि हम दैनिक जीवन के लिए आवश्यक आचरणों का विकास कैसे करते हैं। लेबोरेटरीज के चूहे हमारे दिमाग में चलने वाली उन जटिलताओं पर प्रकाश डालते हैं। जब हम दांतों को ब्रश करना या ड्राइवर से कार ब्रेक करते हुए कार निकालने जैसा कोई साधारण काम करते हैं। खोपड़ी के अंदर की ओर गोल्फ की गेंद की साइज का टिश्यू पिंड होता है, जिनके समान
पिंड आप मछलियों, सरीसृपों या स्तनपायियों के सिरों में भी पा सकते हैं। ये अंडाकार कोशिका पुंज बेसल गैंग्लिया और जैसे वैज्ञानिक वर्षों तक अच्छी तरह से समझ नहीं पाए थे। केवल उन संदेहों के सिवा पार्किंसंस जैसे रोगों में इसकी कोई भूमिका होती है। 1990 में के दशक के शुरू में MIT के शोधकर्ताओं ने सोचना शुरू किया बेसल गैंग्लिया आदतों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने लक्ष्य किया कि घायल बेसल गैंग्लिया वाले प्राणियों को भूल-भुलैया से होकर दौड़ने तथा फूड कंटेनर्स को खोलना याद रखने में समस्याएं हो रही हैं। उन्होंने नई माइक्रो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए प्रयोग करने का निर्णय किया, जिनसे वे उन सूक्ष्म विवरणों का निरीक्षण कर सकते थे जो दर्जनों रूटीन कार्य करते समय चूहों के दिमाग में चल रहे होते हैं। अंत में प्रत्येक प्राणी को एक टी आकार की भूल-भुलैया में रखा गया, जिसके एक सिरे पर चॉकलेट रखी गई थी। भूल-भुलैया का ढांचा इस तरह बनाया गया था जिससे चूहे का स्थान एक पार्टीशन के पीछे था, जो एक जोरदार क्लिक की आवाज़ किए जाने पर खुलता था। पहल जब वह क्लिक की आवाज़ सुनता और पार्टीशन को गायब होते देखता, तब ये साधारणतः केंद्रीय गलियारे में कोनों को सूंघता और दीवारों को निचोड़ता हुआ आगे पीछे घूमता फिरता था। लगता था कि उसे चॉकलेट की सुगंध मिल रही थी, पर वह ये नहीं समझ पा रहा था कि उसे कैसे ढूंढ निकाले। जब ये टी के शीर्ष पर पहुंचता, तब ये चॉकलेट से दूर दाहिने मुड़ता और तब कभी-कभी बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के रुककर बाईं ओर निकल जाता। अंत में अधिकांश प्राणियों को इनाम मिल जाता था, परंतु उनके भटकाव में कोई प्रत्यक्ष पैटर्न नहीं था। लगता था कि हर चूहा फुर्सत से बिना सोचे विचारे टहल रहा था। फिर भी चूहों के सिरों की जांच की एक अलग कहानी थी। जब प्रत्येक प्राणी भूल-भुलैया से में भटक रहा था, उसका दिमाग और विशेष रूप से उसका बेसल गैंग्लिया जल्दबाजी से काम कर रहा था। हर बार जब कोई चूहा हवा सूंघता या दीवार निचोड़ता, उसका दिमागी एक्टिविटी से विस्फोट करता, मानो वह प्रत्येक गंध, दृश्य और आवाज़ की एनालिसिस कर रहा हो। अपने पूरे भटकाव के दौरान चूहा सूचना प्रोसेसिंग कर रहा था। सैकड़ों बार एक ही रास्ते से चलते हुए इसके दिमाग की एक्टिविटी कैसी बदलती है, इसका निरीक्षण करते हुए वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को बार-बार दोहराया। चूहों ने के सूंघने और गलत मोड़ लेना बंद कर दिया। धीरे-धीरे बदलावों की एक सीरीज उभर आई। इसके बदले वो भूल-भुलैया से होकर तेजी से और भी तेजी से निकलने लगी और उनके दिमागों में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। जैसे-जैसे हर चूहा भूल-भुलैया से रास्ता ढूंढ कर निकालना सीखता गया, उसकी मानसिक एक्टिविटी कम होती गई। जैसे-जैसे रास्ता अधिक से अधिक सहज होता गया, हर चूहे ने और भी कम सोचना शुरू कर दिया। ऐसा लगता था जैसे पहले कई बार जब चूहे ने भूल-भुलैया में रास्ते की तलाश की, तब उसके दिमाग को नई सूचना को समझने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाकर काम करना पड़ता। परंतु कुछ दिनों तक उसी एक रास्ते पर चलते रहने के बाद चूहे को दीवार घसोटने या हवा सूंघने की अब और आवश्यकता नहीं रह गई और इसलिए घसोटने और सूंघने से संबंधित दिमागी एक्टिविटी समाप्त हो गई। इसे मुड़ने के लिए दिशा चुनने की दरकार नहीं रह गई। इसलिए दिमाग के निर्णय लेने वाले केंद्र शांत हो गए। चूहे ने भूल-भुलैया से होकर दौड़कर निकाल जाना इस हद तक अपना लिया था कि इसे सोचने की कोई भी आवश्यकता नहीं रह गई थी। परंतु दिमागी निरीक्षणों ने सूचित किया कि अपनाना बेसल गैंग्लिया पर निर्भर करता है। जैसे-जैसे चूहा अपनी दौड़ने की गति बढ़ाता गया, लगता था कि ये नन्हे न्यूरोलॉजिकल ढांचे हावी हो गए हैं और दिमाग कम से कम काम कर रहा है।
पैटर्न्स याद रखना तथा उन पर काम करने के केंद्र में बेसल गैंग्लिया था। दूसरे शब्दों में, जब बाकी दिमाग सोने चला जाता तब बेसल गैंग्लिया आदतों को संग्रह करता। चंकिंग की सहज रूटीन, यह प्रोसेस जिसमें दिमाग एक्टिविटीज़ की किसी चेन को एक सहज रूटीन में बदल लेता है, चंकिंग के रूप में जाना जाता है। और इसकी जड़ें इसमें है कि आदतें कैसे बनती हैं। आचरण चंक्स, यदि सैकड़ों नहीं तो दर्जनों हैं जिन पर हम रोज़ निर्भर करते हैं। इनमें कुछ सरल हैं। मुंह में लगाने के लिए पहले आप ब्रश पर सहजता के साथ टूथपेस्ट डाल देते हैं। ऐसे ही कुछ जैसे कपड़ा पहना हुआ या बच्चों के लिए लंच बनाना अधिक जटिल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि आदतें उभर आती हैं क्योंकि दिमाग प्रयास से बचने के लिए लगातार उपाय ढूंढता है। यदि इसे अपने आप पर छोड़ दिया जाए तब दिमाग लगभग किसी भी रूटीन को आदत में डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि आदतें हमारे दिमागों को अधिकतर अक्सर भटकने की परमिशन देती हैं। प्रयास से बचने की प्रवृत्ति बहुत फ़ायदेमंद है। एक एफिशिएंट दिमाग हमें टहलने तथा क्या खाएं इसे चुनने जैसे बेसिक आचरणों के बारे में लगातार सोचना बंद करने की परमिशन देता है, जिससे हम भालों, सिंचाई सिस्टम और अंत में हवाई जहाज या वीडियो गेम्स आविष्कार करने में मानसिक ऊर्जा समर्पित कर सकें। हमारे दिमागों में होने वाली यह प्रक्रिया एक 3 ठहरावों का फंदा है। पहला एक ट्रिगर है जो आपके दिमाग को सहज मोड में जाने के लिए कहता है, और ये कि किस आदत का उपयोग करें। तब ये रूटीन है जो एक शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हो सकती है। अंत में एक रिवॉर्ड, पारितोषिक है जो आपके दिमाग को ये समझने में सहायता करता है कि भविष्य के लिए कौन सा फंदा याद रखे जाने लायक है। समय के साथ यह फंडा रूटीन रिवॉर्ड अधिक सहज हो जाता है। क्यों और रिवॉर्ड आपस में गुथ जाते हैं तब तक प्रत्याशा और ललक का एक शक्तिशाली भाव उभर कर नहीं आ जाता। अंत में एक आदत जन्म लेती है। आदतें कोई विधाता या विधान नहीं है। आदतों की अनदेखी की जा सकती है, बदला जा सकता है या पलटा जा सकता है, परंतु वह कारण जिसके लिए आदतें के फंडे का आविष्कार इतना महत्वपूर्ण है, ये है कि ये एक बेसिक सच्चाई से पर्दा हटाती है। जब कोई आदत उभरती है तब दिमाग निर्णय लेने में भाग लेना पूरी तरह से बंद कर देता है। ये उतना परिश्रम करना बंद कर देता है या अपने फोकस को दूसरे कार्यों पर मोड़ देता है। इसलिए जब तक आप जानबूझकर किसी आदत से लड़ाई नहीं करते, जब तक आप नई रूटीन नहीं ढूंढ लेते, ये पैटर्न सहजता के साथ खुलेगा। MIT के एक वैज्ञानिक एन ग्रेबियल के अनुसार, जो बेसल गैंग्लिया के कई प्रयोगों का निरीक्षण कर रही थी, आदतें वास्तव में कभी भी गायब नहीं होती, वह हमारे दिमागी ढांचे में एनकोडेड हो जाती हैं। समस्या ये है कि आपका दिमाग अच्छी और बुरी आदतों में अंतर नहीं बता सकता है। इसलिए यदि आपकी आदत बुरी हैं, यह वहाँ सही क्यूज और रिवार्ड्स की प्रतीक्षा करता हुआ हमेशा घात लगाए रहता है। आदतों के फंडों के लिए दैनिक जीवन की जरा सी बात से घबराकर हमारे दिमाग बंद हो जाएंगे। ललकता दिमाग, नई आदतें कैसे बनाएं? 1900 के शतक के प्रारंभ में एक दिन क्लाउड सी हॉपकिंस नामक एक प्रख्यात अमेरिकन एग्जीक्यूटिव के पास कोई पुराना मित्र एक बिजनेस आइडिया लेकर आया। उस मित्र ने बताया कि उसने एक अद्भुत प्रोडक्ट का आविष्कार किया था और पूरी तरह से आश्वस्त था कि वह बहुत चलेगा। यह एक मिंटी झागदार मिश्रण, एक टूथपेस्ट था जिसका नाम उसने पेप्सोडेंट रखा था। उसने कहा कि यह उद्यम बहुत बड़ा होने वाला था, केवल यदि हॉपकिंस
एक राष्ट्रीय प्रचार प्रसार कैंपेन डिजाइन करने में सहायता करने के लिए राजी हो जाए तो उस समय हॉपकिंस एक तेजी से विकसित होते उद्योग का कर्णधार था, जिसका केवल कुछ दशक पहले कोई अस्तित्व नहीं था। विज्ञापन। उसने पहले अज्ञात रह चुके दर्जनों प्रोडक्ट्स जैसे क्वेकर ओट्स, गुडियर टायर्स, बिसेल कारपेट स्वीपर, वैन कैंपस, पोर्क एंड बीन्स को गृहस्थियों में अविरल प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं में बदल दिया था। और इस प्रोसेस में उसने खुद को इतना धनी बना लिया था कि उसकी आत्मकथा माई लाइफ इन एडवर्टाइजिंग जिसमें अधिक पैसे खर्च करने में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करने में कई चैप्टर समर्पित किए गए थे, सबसे पहले अधिक बिकने वाली पुस्तक बन गई। हॉपकिंस के नियम हॉपकिंस के द्वारा स्वयं निकाले गए उन नियमों की सीरीज के लिए प्रसिद्ध हैं जो ये समझाते हैं कि ग्राहकों में नई आदतें कैसे डाली जाएं। ये नियम उद्योगों को ट्रांसफॉर्म कर देते थे और अंत में मार्केटिंग करने वाले, शिक्षा सुधारकों, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स, राजनीतिक तथा सीईओज के बीच पारंपरिक ज्ञान बन गए थे। जब उसका मित्र हॉपकिंस के पास पेप्सोडेंट लेकर आया था तो उस विज्ञापन वाले व्यक्ति ने केवल हल्की रुचि दिखाई थी। इसमें कोई रहस्य नहीं था कि अमेरिकन के दांतों का स्वास्थ्य भयानक गिरावट पर था, क्योंकि जैसे जैसे ये देश अधिक धनवान होता गया, लोगों ने मीठे तथा प्रोसेस किए गए भोजनों की बड़ी मात्रा में खरीदना शुरू कर दिया। जब सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए लोगों की सेना में भर्ती शुरू की, तब इतने रूटों के दांत सड़े हुए थे कि अधिकारियों ने कहा कि दांतों की खराब हाइजीन सुरक्षा पर खतरा थी। फिर भी जैसे कि हॉपकिंस जानता था, टूथपेस्ट बेचना पैसों के मामले में आत्महत्या थी। समस्या यह थी कि शायद ही कोई टूथपेस्ट खरीदता था, क्योंकि इस देश की दांतों का समस्या के बावजूद बिरले ही कोई दांत ब्रश करता था। मैं अंत में कैंपेन का उत्तरदायित्व लेने के लिए राजी हो गया था यदि वह स्टॉक के एक ब्लॉग पर मुझे 6 महीनों का ऑप्शन दे। हॉपकिंस ने लिखा था, वह मित्र राजी हो गया। पैसों के मामले में यह हॉपकिंस के जीवन का सबसे समझदारी भरा निर्णय साबित होने वाला था। साझेदारी के 5 वर्षों के अंदर हॉपकिंस ने पेप्सोडेंट को पृथ्वी पर सबसे अधिक जाने माने प्रोडक्ट्स में से एक बना दिया था और इस प्रोसेस में टूथब्रश करने की आदत बनाने में सहायता कर डाली, जो पूरे अमेरिका में चौंका देने वाली स्पीड से फैल गया। पेप्सोडेंट के पहले कैंपेन के 1 दशक बाद मतदान सर्वे करने वालों ने पाया कि दांतों को ब्रश करना आधी से अधिक अमेरिकी जनसंख्या के लिए एक रिवाज बन गया था। हॉपकिंस ने दांत ब्रश करने की क्रिया को एक दैनिक एक्टिविटी में जमाने में सहायता की थी। बाद में हॉपकिंस ने गर्व के साथ कहा कि उसकी सफलता का रहस्य ये है कि उसने एक विशेष प्रकार के क्यू और रिवार्ड की खोज पा ली है, जो किसी विशेष आदत के लिए ईंधन का काम करता है। यह एक इतनी शक्तिशाली एल्केमी है कि आज भी वीडियो गेम्स डिजाइनरों, फूड कंपनियों, अस्पतालों और करोड़ों सेल्स कर्मियों द्वारा संसार भर में इसके बेसिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तब आखिरकार हॉपकिंस ने किया क्या था? उसने एक ललक की सृष्टि की थी और जैसा कि प्रकट होता है, यही ललक आदत के फंदे को ताकत देती है। आदत को ताकत देने के लिए ललक की सृष्टि। पेप्सोडेंट बेचने के लिए हॉपकिंस को एक ट्रिगर की आवश्यकता थी जो टूथपेस्ट के दैनंदिन उपयोग को जस्टिफाई करता। वह डेंटल टेक्स्ट बुक्स की एक ताक लेकर बैठ गया। उसके बाद मैं लिखा था कि इसे पढ़ना मुझे नीरस लगा, परंतु किसी पुस्तक में मुझे दांतों पर म्यूसिन
प्लेक्स का रेफरेंस मिला, जिसे मैंने बाद में द फिल्म का नाम दिया। उसने मुझे एक आकर्षक आइडिया दिया। मैंने निश्चय किया कि उस धूमिल फिल्म से निपटने के लिए उस टूथपेस्ट का विज्ञापन सुंदर बनाने वाले के रूप में किया जाए। दांतों की फिल्म पर फोकस केंद्रित करते हुए हॉपकिंस इस तथ्य की अनदेखी कर रहा था कि वही फिल्मी लोगों के दांतों को ढके रखती है और वह लोगों को परेशान करती नहीं लगती थी। टूथपेस्ट फिल्म को हटाने में सहायता करने के लिए कुछ भी नहीं करता था। वास्तव में उस समय के एक चोटी के डेंटल रिसर्चर ने कहा था कि सभी टूथपेस्ट विशेष रूप से पेप्सोडेंट बेकार है, पर इस बात ने हॉपकिंस को अपनी खोज से लाभ उठाने से नहीं रोका। इसने निर्णय किया कि यहाँ एक क्यू है जो एक आदत को ट्रिगर कर सकता है। शहर के सभी नगर पेप्सोडेंट के विज्ञापनों से हटपट गए। इसमें मुस्कुराती हुई सुंदरियाँ दिखाई गई थी और लिखा था, नोटिस कीजिए, चारों ओर इतने सुंदर दांत हैं। करोड़ों व्यक्ति दांतों को साफ करने के लिए एक नई पद्धति का उपयोग कर रहे हैं। कोई महिला अपने दांतों पर गंदी फिल्म क्यों रहने देगी? पेप्सोडेंट इस फिल्म को हटाता है। इन अपीलों की झलक यही थी कि वे क्यों दांत की फिल्म पर निर्भर करते थे, जो सबके लिए था और जिसकी अनदेखी करना असंभव था। प्रकट है कि किसी को अपने दांतों पर जीभ फिराने के लिए कहने पर संभव है कि वह अपने दांतों पर जीभ फेरे, और यदि उसने फेरा तो उसके लिए उन पर फिल्म का अनुभव करना संभव है। हॉपकिंस को क्यों मिल गया जो सरल था, युगों से था और ट्रिगर करने में इतना आसान था कि कोई भी विज्ञापन लोगों को सहज रूप से स्वीकार करने के लिए उकसाएगा। इसके अलावा जैसे कि हॉपकिंस ने कल्पना की थी, वह रिवॉर्ड की से भी अधिक मोहने वाला था। आखिर अधिक सुंदर होना कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि उसकी मुस्कान और भी सुंदर हो, विशेष रूप से जब उसके लिए केवल जल्दी से पेप्सोडेंट से ब्रश कर लेना है। तीसरे सप्ताह में मांगों का धमाका हो गया। पेप्सोडेंट के लिए इतने ऑर्डर आए कि कंपनी संभाल नहीं कर पाई। एक दशक के बाद पेप्सोडेंट संसार के सबसे अधिक बिकने वालों मालों में से एक था और 30 वर्ष से अधिक के लिए अमेरिका का सबसे अधिक बिकने वाला टूथपेस्ट बना। पेप्सोडेंट के प्रकट होने से पहले केवल 7% अमेरिकनों के दवा के बॉक्सों में टूथपेस्ट की एक ट्यूब हुआ करती थी। हॉपकिंस के विज्ञापन अभियान के देशव्यापी हो जाने के एक दशक बाद ये संख्या उछलकर 65% हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक सेना ने अपने रंगरूटों के दांतों के बारे में चिंताओं में कटौती कर दी, क्योंकि इतने सारे सैनिक रोजाना दांतों को ब्रश कर रहे थे। क्योंकि कोई क्यों ढूंढिए, रिवॉर्ड्स डिफाइन कीजिए। हॉपकिंस ने कहा था कि उसकी कुंजी यही है कि उसने सही मानव मनोविज्ञान सीखा था। वह मनोविज्ञान 2 बेसिक नियमों पर खड़ा था। पहला, कोई सरल और प्रत्यक्ष क्यों ढूंढिए। दूसरा, रिवॉर्ड्स को स्पष्ट रूप से डिफाइन कीजिए। हॉपकिंस का दावा था कि यदि आप इन दोनों तत्वों को सही कर लेते हैं तब यह एक जादू के समान होगा। पेप्सोडेंट को देखिए, उसने एक क्यों की पहचान की, दांत की फिल्म और एक रिवॉर्ड, सुंदर दांत, जिसने करोड़ों को एक दैनिक रिवाज आरंभ करने के लिए अनुसरण किया था। आज भी हॉपकिंस के नियम मार्केटिंग टेक्स्ट बुक्स के मुख्य भाग हैं तथा करोड़ों विज्ञापन कैंपेन्स की नींव हैं। उस समय के टूथपेस्ट से अलग पेप्सोडेंट में साइट्रिक एसिड, उसके साथ साथ मिंट तेल की खुराकें तथा केमिकल्स होते थे। पेप्सोडेंट के इन्वेंटर ने इन अवयवों का उपयोग टूथपेस्ट का स्वाद ताज़ा बनाने के लिए किया था, परंतु उनका एक दूसरा अप्रत्याशित प्रभाव था। ये उत्तेजक हैं और जीभ और मसूड़ों पर एक ठंडी सिरहन के पैदा करते हैं। जब पेप्सोडेंट ने बाजार में अपनी बढ़त बनाना शुरू किया तब प्रतियोगी कंपनियों के रिसर्चर ये समझने के लिए हाथापाई करने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने पता किया, ग्राहक कहते थे कि यदि वे पेप्सोडेंट का उपयोग करना भूल जाते थे
तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हो जाता था, क्योंकि उन्हें अपने मुंह में होने वाले वह ठंडी सिहरन याद आती थी। वे उस हल्की उत्तेजना एक्सपेक्ट करते थे, उसके लिए ललकते थे। यदि ये नहीं होती तो उन्हें लगता कि उनके मुंह साफ नहीं हुए हैं। क्लाउड हॉपकिंस सुंदर दांत नहीं बेच रहा था, वह एक एहसास बेच रहा था। एक बार जब उस ठंडी से रहने के लिए लगते, एक बार जब वह इसकी बराबरी सफाई करते, तब बुरश करना एक आदत बन जाती। कंज्यूमर्स को किसी प्रकार के संकेत की आवश्यकता होती है। कोई प्रोडक्ट कार्यकारी है, ट्रेसी सिंक्लेयर कहते हैं, जो ओरल बी और क्रेस्ट किड्स टूथपेस्ट के ब्रांड मैनेजर थे। हम टूथपेस्ट को किसी भी स्वाद का बना सकते हैं। सिहरन पैदा करने वाला टूथपेस्ट बेहतर काम नहीं करता, ये केवल लोगों को विश्वास दिलाता है कि ये काम कर रहा है। कोई भी अपनी आदतों को बनाने के लिए बेसिक फॉर्मूला का प्रयोग कर सकता है। क्या आप अधिक कसरत करना चाहते हैं? नींद खुलते ही जिम चले जाने जैसा कोई क्यों चुन लीजिए, और प्रत्येक वर्कआउट के बाद चापलूसी जैसा कोई एक रिवॉर्ड भी चुन लीजिए। तब उस चापलूसी या एंड्रोफिन के दबाव के बारे में सोचिए जिसका आप अनुभव करते हैं। अपने आप को उस रिवॉर्ड की प्रत्याशा करने की परमिशन दीजिए। अंत में वह ललक अपने आप के लिए प्रतिदिन जिम जाना तथा इसे समझना आसान बना देगा कि कैसे क्रेविंग कोई नई आदत बनाना अधिक आसान कर देता है। आदत बदलने के लिए सुनहला नियम ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होता है? टोनी डुंगी ने बकानियर्स के हेड कोच की नौकरी के लिए बहुत दिनों से प्रतीक्षा की थी। 17 साल तक वह एक असिस्टेंट कोच के रूप में हाशिए पर चहलकदमी करता रहा। पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, तब पिट्सबर्ग स्टीलर्स और फिर कैनसास सिटी चीफ्स, और तब वापस मिनेसोटा में वाइकिंग्स में। पिछले दशक में इससे NFL टीमों के हेड कोच के पदों के लिए इंटरव्यू के लिए 4 बार इनवाइट किया गया था। इन सभी 4 बारों में उसके इंटरव्यू अच्छे नहीं हुए थे। डुंगी की समस्या का एक हिस्सा उसकी कोचिंग फिलॉसफी थी। अपने इंटरव्यूज में वह धैर्य के साथ समझाता कि जीतने की कुंजी खिलाड़ियों को आदत बदलने में है। वह किसी खेल के दौरान खिलाड़ियों द्वारा इतने अधिक निर्णय लिया जाना बंद करना चाहता था। उसने कहा कि वह चाहता था कि वह आदतन अपने सहज रिएक्शंस दे। यदि वह सही आदतें डाल सकता तब उसकी टीम जीत सकती थी। इससे सही आदतें बन सकती थी, उसकी टीम जीत जाती। बस चैंपियंस असाधारण चीजें नहीं करते, डुंगी समझाता, वे साधारण चीजें करते हैं, परंतु वे उन्हें बिना सोचे करते हैं, इतनी तेजी से कि दूसरी टीम रिएक्ट नहीं कर पाती। वे उन आदतों का अनुसरण करते हैं जिन्हें उन्होंने सीखा है। मालिक पूछते हैं कि तुम उनमें वे नई कैसे डालोगे? अरे नहीं, वे नई आदतें डलवाने नहीं जा रहा था। डुंगी खिलाड़ियों की पुरानी आदतें बदलने जा रहा था, और पुरानी आदतों को बदलने का रहस्य उन चीज़ों का उपयोग करना है जो खिलाड़ियों के दिमाग में पहले से ही आदतें 3 स्टेप्स का फंडा है: क्यों, रूटीन और रिवॉर्ड। परंतु डुंगी केवल बीच के स्टेप पर हमला करना चाहता था। वह अपने अनुभव से जानता था कि यदि शुरू में और अंत में कुछ जाना पहचाना हो तो किसी को नया आचरण अपनाने के लिए समझाना अधिक आसान होता है। उसकी कोचिंग रणनीति में एक सिद्धांत में आदत बदलने का एक सुनहला नियम छिपा हुआ था, जिसे अनगिनत स्टडीज ने बदलाव करने के वाले सबसे शक्तिशाली औजारों में से एक के रूप में दिखाया है। डुंगी ये मानता था कि आप वास्तव में खराब आदतों को कभी भी समाप्त नहीं कर सकते, बल्कि किसी आदत को बदलने के लिए आपको पुराना क्यों रखना चाहिए और पुराने रिवॉर्ड की डिलीवरी करनी चाहिए, परंतु एक नया रूटीन डालना चाहिए।
यही नियम है। यदि आप उसी क्यू का उपयोग करते हैं और वही रिवार्ड देते हैं, तब रूटीन में खिंचाव करते हुए आदत बदल सकते हैं। यदि वही पुराने क्यू और रिवार्ड बने रहे, तब लगभग किसी भी आचरण का ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। 4 बार डुंगी ने टीम मालिकों को अपनी आदत आधारित फिलॉसफी समझाई। चारों बार उन्होंने पोलाइटली सुना, उससे समय देने के लिए धन्यवाद दिया और किसी दूसरे को नौकरी पर रख लिया। तब 1996 में उसे दुखी बकानियर्स ने बुला भेजा। डुंगी हवाई जहाज से टाम्पा बे गया और एक बार फिर उन्होंने अपनी योजना का खुलासा किया कि वे कैसे जीत हासिल कर सकते थे। अंतिम इंटरव्यू के अगले दिन उन्होंने नौकरी दे दी। डुंगी की प्रणाली ने बक्स को अंत में लीग की सबसे अधिक जीतने वाली टीम में बदल डाला। वह एनएफएल के इतिहास में लगातार 10 वर्षों में प्लेऑफ्स पहुंचने वाला अकेला कोच, सुपर बॉल जीतने वाला अकेला अफ्रीकी अमेरिकन और प्रोफेशनल एथलेटिक्स में सबसे रिस्पेक्टेड लोगों में से एक बन गया। उसकी कोचिंग तकनीकें पूरी लीग में और सभी खेलों में फैल गईं। उसका दृष्टिकोण किसी के भी जीवन में आदतों के पुनर्निर्माण करने के उपायों पर प्रकाश डालने में सहायता करेगा। दुर्भाग्यवश प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्धारित स्टेप्स के सेट के कार्यकारी होने की गारंटी नहीं है। हम जानते हैं कि किसी भी आदत को जड़ से उखाड़ा नहीं जा सकता, इसके बदले इसे बदल डालना चाहिए। और हम जानते हैं कि जब आदत बदलने के सुनहले नियम का प्रयोग किया जाता है, तब आदतें अत्यंत लचीली हो जाती हैं। यदि हम वही क्यों और वही रिवार्ड बनाए रखें, तब एक नया रूटीन डाला जा सकता है, परंतु ये काफ़ी नहीं है। किसी आदत को बदले रखने के लिए लोगों में ये विश्वास होना आवश्यक है कि बदलाव संभव है, और अधिक अक्सर ये विश्वास किसी ग्रुप की सहायता से उपजता है। यदि आप सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हैं, तब आप एक अलग रूटीन सोच निकालिए जो सिगरेटों से भरे जाने वाले क्रेविंग्स को संतुष्ट करेगा। तब सिगरेट छोड़ने वालों से बना हुआ एक सपोर्ट ग्रुप या कोई समुदाय ढूंढ निकालिए जो ये विश्वास करने में आपकी सहायता करेगा कि आप निकोटीन से दूर रह सकते हैं। और जब आप लड़खड़ा रहे हो, तब उस ग्रुप को उपयोग कीजिए। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तब ये निर्धारित करने के लिए आप अपनी आदतों की स्टडी कीजिए कि हर दिन आप वास्तव में स्नैक्स लेने के लिए अपनी मेज क्यों छोड़ते हैं और किसी को साथ टहलने के लिए लेते हैं। कैफेटेरिया के बदले अपनी मेज पर गॉसिप करने के लिए कोई ग्रुप जो साथ मिलकर वजन कम करने के लक्ष्यों को साथ मिलकर पता लगाता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को पाए जाते हैं जो पास में चिप्स के बदले सेबों का स्टॉक रखता है। सबूत साफ हैं। यदि आप कोई आदत बदलना चाहते हैं, तब आपको एक अल्टरनेटिव रूटीन ढूंढ निकालना चाहिए, और आपकी सफलता के संयोग नाटकीय रूप से बढ़ जाते हैं। यदि आप ग्रुप के अंश के रूप में बदलने के लिए कमिटेड होते हैं, विश्वास बहुत ही जरूरी है। ये सामुदायिक अनुभव से पैदा होता है, हालांकि ये समुदाय केवल 2 व्यक्तियों से बना है। मुख्य आदतें। किन आदतों का महत्व सबसे अधिक है? 1987 के अक्टूबर के एक तूफानी दिन, वॉल स्ट्रीट के मशहूर निवेशकों और स्टॉक एनालिस्टों का एक जत्था मैनहट्टन के एक आलीशान होटल के बॉलरूम में इकट्ठा हुआ। वे एल्कोआ के नाम से विख्यात एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका के सीईओ से मिलने वहां आए थे। यह एक कॉरपोरेशन है जिसने लगभग आधी सदी से हर्शी किसेस लपेटने वाले फॉयल, कोका कोला के कैंस के धातु से लेकर सैटेलाइट्स जोड़कर रखने वाले बॉल्स तक सभी चीज़ें बनाई थीं। एल्कोआ के मैनेजमेंट ने मूर्खतापूर्वक नए उत्पादों की लाइन में विस्तार करने की कोशिश में कई गलत कदम लिए थे। जब प्रतियोगियों ने उनके ग्राहक और मुनाफे हथिया लिए थे, जब एल्कोआ के बोर्ड ने
घोषणा की कि एक नए नेतृत्व का समय आ गया है, तब चेहरों पर राहत साफ दिखाई देने लगा। परंतु यह राहत बेचैनी में बदल गई जब बोर्ड ने अपने चुनाव की घोषणा की। नया सीईओ पॉल ओनेल नामक पहले एक सरकारी नौकरशाह हुआ करता था। वॉल स्ट्रीट में कईयों ने उसके बारे में भी कभी सुना भी नहीं था। जब अल्कोआ की इस स्वागत सभा में बड़े निवेशकों ने निमंत्रित किए जाने की मांग की। यदि आप समझना चाहते हैं कि अल्कोआ कैसा कर रहा है, तब आपको हमारे कारखाने में सुरक्षा आंकड़ों पर देखना पड़ेगा। यदि हम अपनी जख्म दरों को कम करते हैं, तब ये चीयरलीडिंग या उन बकवासों के कारण नहीं होगा जो हम दूसरे सीईओज से कभी-कभी सुनते हैं। ओनिल ने कहा, ये इसलिए होगा कि इस कंपनी के व्यक्तियों ने किसी महत्वपूर्ण चीज का अंश बनने के लिए राजी हुए हैं। उन्होंने एक्सीलेंस की आदत डालने में अपने आप को झोंक दिया है। सुरक्षा इसका इंडिकेटर होगी कि हमने अपने पूरे इंस्टीट्यूशन में आदतों को बदलने में प्रगति कर रहे हैं। इस तरह हमें आंका जाना चाहिए। प्रेजेंटेशन के समाप्त होते ही उस कमरे में निवेशकों के बीच निकलने के लिए एक भगदड़ सी मच गई। एक दौड़ता हुआ लॉबी में आया और पे फोन ढूंढकर 20 सबसे बड़े ग्राहकों को फोन किया। मैंने कहा, बोर्ड ने एक पागल हिप्पी को चार्ज सौंप कर रख दिया है और वह कंपनी को मार डालेगा। निवेशकों ने कहा, इससे पहले कि रूम का हर व्यक्ति अपने ग्राहकों को कॉल करना शुरू करे और इनसे यही चीज कहे, मैंने उन्हें अपने स्टॉक तुरंत बेच डालने का आदेश दे दिया। यह असल में सबसे बुरी सलाह थी जिसे मैंने अपने करियर में दिया है। ओनिल के भाषण में एक वर्ष के अंदर अल्कोआ के मुनाफे रिकॉर्ड पार करने लगे। जब ओनिल 2000 में रिटायर हुआ, तब कंपनी की वार्षिक निव्वल आय या उस आय के 5 गुना हो गई थी जो उसके आने से पहले थी और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $27 बिलियन से बढ़ गया था। जिस दिन ओनिल को नौकरी दी गई थी, यदि उस दिन किसी ने अल्कोआ में $1 मिलियन का निवेश किया होता, तब जब तक उस कंपनी उसके नेतृत्व में था, उस व्यक्ति ने डिविडेंड्स में दूसरा मिलियन कमा लिया होता और उसके कंपनी छोड़ने तक स्टॉक का मूल्य 5 गुना हो गया होता। ओनेल ने कैसे सबसे बड़ी, भारी, उबाऊ और संभावित रूप से सबसे खतरनाक कंपनियों में से एक के मुनाफे की मशीन तथा सुरक्षा के गढ़ में बदल दिया था, एक आदत पर हमला करते हुए और संगठन में बदलावों के बुलबुले निकलते हुए देखता रहा। मुख्य आदतें। ओनिल का मानना था कि कुछ आदतों में संगठन में आगे बढ़ते हुए अन्य आदतों को बदलते हुए चेन रिएक्शन शुरू करने की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, कुछ आदतें व्यापार और जीवन को फिर से बनाने में दूसरी आदतों से अधिक महत्व रखती हैं। ये मुख्य आदतें हैं और वे लोग कैसे काम करते हैं, खेलते हैं, जीते हैं, खर्च करते हैं और संवाद करते हैं, इन सब को प्रभावित करती हैं। मुख्य आदतें एक प्रोसेस शुरू करती हैं जो समय के साथ सभी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देती है। मुख्य आदतें कहती हैं कि सफलता प्रत्येक चीज़ सही किए जाने पर निर्भर नहीं करती, परंतु इसके बदले कुछ मुख्य प्रायोरिटीज की पहचान करने और उन शक्तिशाली लीवरों को डिजाइन करने पर निर्भर करती है। अधिक महत्वपूर्ण आदतें वे आदतें हैं जो जब वे दूसरे पैटर्न्स को बदलती हैं, हटाती हैं और फिर से बनाती हैं। रिसर्चर्स ने लगभग प्रत्येक संगठन या कंपनी में संस्थानीय आदतें पाई गई हैं जिनका उन्होंने निरीक्षण किया है। व्यक्तियों के पास आदतें होती हैं, समूहों के पास रूटीनें होती हैं। जोफ्री हॉजसन ने लिखा, जिसने अपना पूरा करियर संगठनात्मक पैटर्न्स का निरीक्षण करने में बिताया था। ओनिल को इस प्रकार की आदतें खतरनाक लगती थी। हम बेशक रूप से निर्णय करने को एक ऐसे प्रोसेस को सौंप करते हैं जो वास्तव में बिना सोचे हो जाती थी। उस समय अल्कोआ संघर्ष कर रहा था।
कहते थे कि कंपनी के कर्मी काफ़ी कुशल नहीं थे और इसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ख़राब थी, परंतु ओनिल ने अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज़ के रूप में अपनी सूची में सबसे ऊपर क्वालिटी या कार्य कुशलता नहीं लिखा था। एल्कोआ जितनी बड़ी और पुरानी कंपनी में अपना कोई स्विच पलटते हुए प्रत्येक कर्मी से कठोर परिश्रम और अधिक प्रोडक्शन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। भूतपूर्व सीईओ ने सुधार मेंटेट करने देने की कोशिश की थी और 15,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। ये इतना खराब हो गया कि वे डमियों को पार्किंग लॉट्स में ले जाते, उन्हें मैनेजरों के समान कपड़े पहनाते और उन्हें पुतलों में जला देते। एल्कोआ कोई खुशहाल परिवार नहीं था। उस समय काम करने वाले एक व्यक्ति ने कहा, यह अधिकतर उस मैंसन परिवार की तरह था, परंतु इसके साथ पिघला धातु जुड़ा हुआ था। ओनिल ने सोचा कि उसकी टॉप प्रायोरिटी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति, यूनियन और एग्जीक्यूटिव्स सहमत हो कि यह महत्वपूर्ण थी। उसे एक फोकस की आवश्यकता थी जो लोगों के साथ ला सके जो लोग उस कैसे काम करते और संवाद करते थे। इन्हें बदलने के लिए उसे एक लिवरेज दे। लिवरेज के लिए फोकस चुनना। मैं बुनियादी चीज़ों पर गया, ओनिल ने कहा। हर व्यक्ति इसके योग्य है कि वह काम उतना ही सुरक्षित रूप में छोड़े जितना वह आया था। ठीक है, आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। अपने परिवार को खिलाना आपको मार डालेगा। यही वह चीज़ थी जिस पर मैंने फोकस करने का निर्णय लिया। प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा आदत को बदल डालना। अपनी सूची के शीर्ष पर ओनिल ने लिखा, सुरक्षा, तथा एक दुस्साहसी टारगेट रखा, 0 जख्म। 0 फैक्ट्री नहीं, 0 जख्म, बस यही उसकी कमिटमेंट रहेगी, चाहे इस पर जितना भी खर्च हो, कोई बात नहीं। दृष्टिकोण की दमक यह थी कि वास्तव में ओनिल के साथ कर्मी सुरक्षा के बारे में बहस नहीं करना चाहता था। यूनियन ने बेहतर सुरक्षा नियमों के लिए वर्षों से संघर्ष कर रही थी। मैनेजर भी इसके बारे में बहस नहीं करना चाहते। जख्मों का अर्थ या प्रोडक्टिविटी खोना तथा नीची मनोदशा, जिस बात को अधिक लोग समझ नहीं पाए। फिर भी वह 0 जख्म पाने के लिए ओनिल की योजना थी, जिसने एल्कोआ के इतिहास में सबसे मौलिक पुनर्गठन को में आवश्यक बना दिया। कर्मियों की सुरक्षा करने के लिए एल्कोआ को पृथ्वी पर सबसे सुव्यवस्थित एल्यूमीनियम कंपनी बनना था। इसके कारण सुरक्षा योजना को आदत के फंदे पर मॉडल किया गया था। उसने एक सरल क्यों की पहचान कर ली। किसी कर्मचारी का जख्म, उसने एक सहज रूटीन जारी किया। किसी भी समय जब कोई जख्म होता, यूनिट प्रेसिडेंट 24 घंटे के अंदर ओनिल के पास रिपोर्ट करना पड़ता और ये सुनिश्चित करने के लिए एक योजना प्रस्तुत करनी पड़ती कि यह जख्म फिर कभी नहीं होगा। और इसमें एक प्राइस था। प्रमोशन केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जो इस सिस्टम को अपना लेते थे। जैसे ही एल्कोआ के सुरक्षा पैटर्न बदले, कंपनी के अन्य पहलू तथा वे नियम भी जिनका विरोध करते हुए यूनियनों ने दशकों बिताए थे, जैसे व्यक्तिगत कर्मियों की प्रोडक्टिविटी का माप किया जाना, जिन्हें अचानक अपना लिया गया, क्योंकि ऐसे माप हर एक व्यक्ति को ये समझने में सहायता करते थे कि मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम प्रणाली का कौन सा फंदा या कौन सा भाग काम नहीं कर रहा था और सुरक्षा संकट पैदा कर रहा था। वे नीतियाँ जिनका मैनेजर ने चिरकाल से विरोध किया था, जैसे जब गति अत्यधिक बढ़ जाए तब कर्मियों का प्रोडक्शन बंद करने के लिए ऑटोनॉमी किया जाना, अब उनका स्वागत किया जाने लगा, क्योंकि इससे पहले कि वह हो जाए, जख्मों को रोकने के लिए यही सबसे बड़ा उपाय था। ओनिल ने कभी भी ये वादा नहीं किया था कि कर्मियों की सुरक्षा पर उसका फोकस एल्कोआ के मुनाफे बढ़ाएगा। फिर भी जैसे जैसे संगठन में नई रूटीनें चलने लगी, वे कम हो गए, क्वालिटी ऊंची हो गई और प्रोडक्शन आकाश छूने लगा।
यदि पिघलते धातु का छलकना कर्मियों को चोटिल करता था, तब उसे ढालने के सिस्टम को रीडिजाइन किया जाता, जिससे जख्म कम होने लगे। इससे पैसा भी बचा, क्योंकि छलकाव में एल्कोहल के कच्चे माल का कम नुकसान हुआ। यदि कोई मशीन हमेशा खराब होती रहती थी, तब उसे बदल दिया गया, जिसका अर्थ हुआ कि कर्मचारियों के हाथों पर पुर्जों के टूट कर गिरने और जख्मी करने का खतरा कम हो गया। इसका अर्थ यह भी हुआ कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ गई। जैसा कि एल्कोहल को पता चला कि उपकरणों का ठीक से काम नहीं करना घटिया एल्यूमीनियम का मुख्य कारण था। शुरुआती बदलाव चेन रिएक्शन शुरू करते हैं। रिसर्चर्स को दर्जनों अन्य व्यवस्थाओं में भी इसी तरह की डायनेमिक्स का पता लगा, जिसमें व्यक्तिगत जीवन भी सम्मिलित है। स्टडीज ने दर्ज किया है कि जिन परिवारों में आदतन डिनर एक साथ बैठकर किया जाता है, उनमें जो बच्चे पलते हैं, लगता है कि उनका होमवर्क का कौशल अधिक होता है, उनके ग्रेड अच्छे आते हैं, उनमें भावनात्मक नियंत्रण अधिक होता है तथा आत्मविश्वास अधिक होता है। हर सुबह अपना बिस्तर सहेजना बेहतर प्रोडक्टिविटी, वेल बीइंग की बेहतर भावना तथा बजट से लगे रहने की बेहतर कुशलताओं के साथ संबंधित है। ऐसा नहीं है कि पारिवारिक भोजन और स्वच्छ बिस्तर बेहतर ग्रेड्स तथा कम फिजूल खर्ची का कारण है, परंतु किसी न किसी तरह ये शुरुआती बदलाव चेन रिएक्शन की शुरुआत कर देते हैं, जो दूसरी अच्छी आदतों की जड़ जमाने में सहायता करती हैं। यदि आप मुख्य आदतों को बदलने या आदतें पैदा करने पर फोकस करते हैं, तब आप व्यापक बदलाव ला सकते हैं। वे नए ढांचे बनाते हुए दूसरी आदतों को फलने फूलने में सहायता करती है और वे उन संस्कृतियों को स्थापित करती है जहां बदलाव संक्रामक हो जाता है। स्वतंत्र इच्छा की न्यूरोलॉजी। क्या हम अपनी आदतों के लिए उत्तरदायी हैं? आदतें इतनी सरल नहीं होती है जितनी वे दिखती हैं। आदतें यदि हमारे दिमागों में जड़ें जमा भी लें, फिर भी वे विधाता का विधान नहीं है। यदि एक बार हम जान जाएं कि कैसे चुनें, तब हम अपनी आदतें चुन भी सकते हैं। हम आदतों के बारे में जो भी जानते हैं, भूलने वाले रोगियों का अध्ययन करने वाले न्यूरोलॉजिस्ट से लेकर कंपनियों को फिर से बनाने वाले संगठन विशेषज्ञ तक, वे यही है कि यदि आप जान जाएं कि वे कैसे कार्य करती हैं, तब इनमें से किसी को भी बदला जा सकता है। सैकड़ों आदतें हमारे दिनों को प्रभावित करती हैं। हम सुबह कपड़े कैसे पहनते हैं, अपने बच्चों से बातें करते हैं और रात को सोते हैं, इनमें हमारा मार्गदर्शन करती हैं। वे इसे भी प्रभावित करती हैं कि हम लंच में क्या खाते हैं, व्यापार कैसे करते हैं और काम के बाद हम कसरत कैसे करते हैं या बियर पीते हैं। इनमें से प्रत्येक का एक अलग क्यों है और प्रत्येक का एक यूनिक प्राइस देता है। कुछ सरल हैं और दूसरी जटिल हैं, जो भावनात्मक ट्रिगर से लेती हैं तथा गुड न्यूरल केमिकल प्राइस देती हैं। परंतु हर एक आदत, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों ना हो, लचीली है। सबसे अधिक दुष्क्रियाशील कंपनियां अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। फिर भी किसी आदत को सुधारने के लिए आपको इसे बदलने का निश्चय करना पड़ेगा। आपको जानबूझकर क्यों और रिवॉर्ड पहचानने का कठिन कार्य स्वीकार करना पड़ेगा, जो आदतों की रूटीन को चालित करती हैं, तथा अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। आपको जानना चाहिए कि आप में नियंत्रण है और उसका उपयोग करने के लिए आपको पूरी तरह से आत्म सचेतन होना पड़ेगा। एक बार जब आप समझ लेते हैं कि आदतें बदल सकती हैं, तब उन्हें फिर से बनाने के लिए आपको स्वतंत्रता है और उत्तरदायित्व है। एक बार आप समझ लें कि आदतों को फिर से बनाया जा सकता है, तब आदतों की शक्ति को समझना अधिक आसान हो जाता है। यदि आपको विश्वास है कि आप बदल सकते हैं, यदि आप इसे आदत बना सकते हैं, तब बदलाव वास्तविकता बन जाएगा। यह आदत की वास्तविकता शक्ति है। एक अंतर्दृष्टि की आपकी आदतें वह चीज़ हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं
एक बार जब यह चुनाव हो जाता है और सहज बन जाता है, ये केवल यथार्थ ही नहीं बल्कि ये लाजमी लगने लगता है। तो फाइनली अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन। बहुत ही कम लोग जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी टाइम वेस्ट कर सकते थे।